हेलो स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंसीडर कर लीजिए कि स्पेस में आपके पास एक पार्टिकल है P, तो हम जानते हैं कि इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, x, y और z। अब देखिए, जो x की वैल्यू है वो y और z को चेंज नहीं कर सकती। y इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड z, सिमिलरली z इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। तो आपके ये तीनों के तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो हमारे पास अगर सिंगल पार्टिकल है तो देखिए, सिंगल पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं और वो भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सिंगल पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 3 की। एंड टोटल कोऑर्डिनेट्स भी 3 हैं और टोटल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। अब थोड़ा सा हम अगर आगे चलें कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम हो तो कंसीडर कर लीजिए कि अब की बार जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास 2 पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल हमारे पास P है और एक पार्टिकल हमारे पास Q है। तो अब देखिएगा, P को डिफाइन करने के लिए हमने P की पोजीशन को बताने के लिए हमने x1, y1, z1 3 कोऑर्डिनेट ले लिए। Q की पोजीशन को डिफाइन हमने x2, y2 और z2 से कर दिया। और हमने यहाँ पर देखिए एक चीज़ और स्पेसिफाई कर दी है कि P और Q अलोंग एक्स एक्सिस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का बॉन्ड मान लीजिए, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ मान लीजिए, या इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए, वो हमने कंसिडर कितना कर लिया है? L कर लिया है। तो देखिए, टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो 2 पार्टिकल सिस्टम को समझाने के लिए टोटल कोऑर्डिनेट्स पोजीशन बताने के लिए 3 हो गए आपके P के, 3 हो गए आपके Q के, तो टोटल हो गए हमारे पास 6 कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर इन 6 कोऑर्डिनेट्स में से अगर हम ये देखें कि टोटल डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और टोटल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है तो आपके पास 6 नहीं आएंगे। तो अब देखिएगा, टोटल कोऑर्डिनेट्स तो 3 + 3 कितने हो गए? हमारे पास 6 हो गए। अब टोटल जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, टोटल हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? तो हमारे पास देखिए टोटल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए? x1, y1, z1 P के कोऑर्डिनेट जो हैं आपके पास वो हमने मान लिए, और इधर हमने देखिए y2 और z2 ही दिखाया है क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है। पार्टिकल के बीच का सेपरेशन तुमने L कह भी दिया, तो एक सर्कल कंसिडर करके देखिएगा। सर्कल पे आप डिस्टेंस तो सेंटर से L कह देंगे, लेकिन पार्टिकल तो कहीं पर भी हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपने क्या स्पेसिफाई किया है? आपने Q का सिर्फ x कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई किया है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आप सेपरेशन कंसिडर कर रहे हैं P और Q का, तो x2 को तो x1 + L दे देंगे। अब x2 इज़ नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट, x2 जो किस पर डिपेंड कर गया? x1 पर। तो अब यहाँ देखिएगा टोटल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे पास? 5 हो गए, x1, y1, z1 और इधर से y2 और z2। तो टोटल आपके पास डायटोमिक पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? आपके 5। सिमिलरली अगर आपके पास ट्राइएटॉमिक पार्टिकल मॉलिक्यूल होता, आपके पास 4 एटॉमिक मॉलिक्यूल होता, पेंटाएटॉमिक होता, तो अगर 5-6 एटम्स का मिलकर एक मॉलिक्यूल होता, तो वहाँ आप डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर कहिए ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है? तरीका ये है, आपके पास जितने भी पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो n पार्टिकल्स को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ जाएगी? आपको 3n की। अब देखिए क्या है? k इज़ द फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस, ये आप पिछले सेम में पढ़ चुके हैं, जिनको आप कंस्ट्रेंट्स कहा करते। तो यहाँ पर जो L है, A, P और Q के बीच का जो एक सेपरेशन, एक कंडीशन हमने दे दी है, वो यहाँ पर k = 1 है, तो कंस्ट्रेंट आपके पास 1 हो जाएगा। तो आप देखिए 2 पार्टिकल लिए थे हमने, तो 3 × 2 6 हो गया। 6 में से एक कंस्ट्रेंट L डिस्टेंस आपने माइनस कर दिया, तो टोटल कितना बच गया आपके पास? 5 बच गया। तो यही आपके जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें, उसी को क्या कह दिया जाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम कह दिया जाता है। तो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो ज़रूरत पड़ती है आपको एक सिस्टम को डिफाइन करने की, या एक सिस्टम की पोजीशन, पार्टिकल्स की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। और इसको आप स्मॉल f से और कई जगह पर कैपिटल F से भी इंडिकेट कर रखा है। तो दिस इज़ द थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट दे आर द इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई और डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए गिवन सिस्टम। मैथमेटिकली कैसे देंगे? इफ़ यू नो द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, इफ़ यू नो द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या कीजिए,
टोटल कोऑर्डिनेट्स में से यानी कि 3n में से कंस्ट्रेंट्स को माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरह से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर मिल जाएगी। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें पता चल गई तो हम यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं। हम हमारे सिस्टम की या जो गैस पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी का भी पता लगा सकते हैं। अब देखिए एनर्जी का पता हम यहाँ पर किस तरह से लगाएंगे। हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए क्या कंडीशन हमारे पास आ रही हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि जैसे पी पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही थी ना, एक्स वाई और जेड। तो एक्स क्या हो गया, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई क्या हो गया, एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम, जेड क्या हो गया, एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि किसी भी पार्टिकल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लीजिए या किसी सिस्टम की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लीजिए। जो 3n थी ना, 3n में से कोई भी 1 कंसिडर कर लीजिए। उसकी एनर्जी कितनी होगी, उससे रिलेटेड एनर्जी कितनी होगी, हाफ ऑफ kT। T रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है जिस गैस की पार्टिकल्स की और जिस पार्टिकल के डिग्री ऑफ फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। वो किस में होने चाहिए, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। यानी कि टेम्परेचर या उसका जो हीट है, ना तो आप उससे एनर्जी लें ना आप उसको एनर्जी दें। उसकी हीट जो है वो या कहिए थर्मल इक्विलिब्रियम या टेम्परेचर उसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ ऑफ kT। के रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। दोबारा समझ लीजिए, काइनेटिक जो आपके पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहता है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो मीन एनर्जी है वो है हाफ ऑफ kT इफ़ द गैस और द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर आपका सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हाफ ऑफ kT क्या हो गया, आपके पास एनर्जी हो गई एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पर हमने कह दिया कि E इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ kT। तो K किसके इक्वल आ गया, 2E/T। E किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर और टेम्परेचर की यूनिट SI यूनिट क्या है आपके पास, केल्विन। तो K की यूनिट पता चल जाएगी ना आपको। K की यूनिट क्या आएगी आपके पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी आपके पास, दैट इज़ जूल पर केल्विन। तो एनर्जी आप जूल में और टेम्परेचर अगर केल्विन में दे रहे हैं तो आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट याद रखिएगा जूल पर केल्विन है। इसकी जो वैल्यू है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वो आपके पास है 1.38 × 10⁻⁻23 और जूल पर केल्विन इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब देखिए अगर आपको टेम्परेचर पता है तो आप क्या पता लगा लेंगे, आप अपने सिस्टम की एनर्जी पता लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चली जाएंगी नंबर ऑफ पार्टिकल से, और 3n - k करने के बाद आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी भी हैं उनको हाफ kT से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे। पिछला रिज़ल्ट याद कीजिएगा, पिछला जो लेक्चर था हमारा, डिस्कशन जो था उसमें हमने जो है काइनेटिक एनर्जी की बात की थी कि पार्टिकल्स हैं जिनका मास आपके पास स्मॉल m है और उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपने c कंसीडर कर ली थी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, उनकी हाफ ऑफ mc²। c रिप्रेजेंट कर रहा था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। तो दिस इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो किस वजह से पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी में थे, किस वजह से पार्टिकल मोशन में थे। मोशन में इस वजह से थे क्योंकि वहाँ पर आपकी गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था और उस टेम्परेचर ने क्या किया था, पार्टिकल्स को एनर्जी दे दी थी एंड दैट एनर्जी इज़ इन द टर्म्स ऑफ और इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तब सोच के देखिएगा कि आपके पास सिंगल एक पार्टिकल है P और उस P पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई आपके पास, एक पार्टिकल की 3। अब देखिए एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ kT। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की कितनी हो जाएगी, तो 3/2 kT। तो देखिए 3/2 kT को आप दो तरीके से बता सकते हैं। 3/2 kT को आप ये कह सकते हैं एक पार्टिकल की एनर्जी, या फिर 3/2 kT को आप कह सकते हैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी।
क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से एनर्जी कितनी कॉरस्पॉन्ड कर रही थी, हाफ ऑफ kT। तो एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो गई आपकी, क्योंकि एक पार्टिकल के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रिलेटेड होती हैं, 3, तो 3/2 kT। तो ये देखिए ये है आपकी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और हम कह रहे हैं यही एनर्जी होती है पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी में ही चली गई ना ये आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो रिलेटेड एनर्जी है। तो इसका मतलब जब तुम T एनर्जी दोगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी पार्टिकल के पास, जिसका मास m है, हाफ ऑफ mc² इज इक्वल टू 3/2 kT। इफ T इज known you can easily find out the value of C if the mass of the particle is known। तो आप अगर टेम्परेचर आपको दे दिया जाए ना, और ये बता दिया जाए कि कौन सी गैस का पार्टिकल लिया है आपने, O2 लिया है, मान लीजिए ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन के केस में एक एटम 16 ग्राम्स का आप रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये आपका m16 हो जाएगा। C की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अगर T टेम्परेचर आपको केल्विन के अंदर ना दे रखा हो, डिग्री में दे रखा हो, तो आप जानते हैं कि उसको 273 से ऐड करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, एंड दिस इज़ द एनर्जी रिलेटेड विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी अगर पता हो तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद अगर हम ये कह दें कि सिंगल पार्टिकल तो हम स्टडी नहीं करते, हम तो अप्रॉक्सीमेट 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स स्टडी करते हैं, यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल स्टडी करते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपके पास कितनी आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज़ योर एनर्जी, तो हाफ ऑफ kT इंटू n, एंड दिस इज इक्वल टू k। आपके पास एक कांस्टेंट है, n एवोगैड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट है, तो आपके पास r जो है एक कांस्टेंट को हमने यहाँ से r इज इक्वल टू n इंटू के, n इंटू के जो है आपका, उसको आप r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एनर्जी फॉर योर 1 मोल ऑफ गैस। तो 1 मोल ऑफ गैस पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है तो हाफ ऑफ RT से निकालिएगा। r क्या कहलाएगा आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है आपकी 8.3145, और यूनिट देखिएगा जूल पर मोल पर केल्विन। याद कीजिए कि K की क्या यूनिट थी हमारी, K की यूनिट थी जूल पर केल्विन। अब ये देखिए आपके पास एक चीज़ और भी आ गई ना यहाँ पर, मोल, तो पर मोल भी आपके पास यहाँ पर चला जाएगा। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और जो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उनकी यूनिट लगभग बराबर सी हैं, बस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में मोल ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर जूल पर केल्विन है और यहाँ पर हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। एक छोटा सा टॉपिक बेसिक थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है एनर्जी निकालनी है हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस की। कुछ गैसेस आपके पास नोबल गैसेस हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, कुछ आपके पास डायटोमिक गैसेस हैं। डायटोमिक का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में 2 एटम मिलकर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, O2 याद कीजिएगा, N2 याद कीजिएगा, COU याद कीजिएगा। तो C और O दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड में भी आपके पास 2 एटम हैं, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया ना वो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस की स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक स्पेसिफिक हीट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है और वो आपके पास कितना मास है, उसका 1 kg है। आपने उस सब्सटेंस को क्या किया, बाहर से कुछ हीट दे दी और उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से या 1 डिग्री से बढ़ गया। तो बाहर से जो आपने हीट दी है ना, उसी हीट को हम यहाँ पर क्या कह देंगे, स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट जो है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ गिवन टू 1 kg ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। तो आप ये देखिए आयरन ले लिया आपने 1 kg, और 1 kg आयरन का टेम्परेचर 1 केल्विन से आपने बढ़ा दिया, तो उसकी स्पेसिफिक हीट नोट कर ली। कॉपर आपने 1 kg ले लिया और आपने बाहर से हीट दे दी, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने 1 केल्विन से, तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट उतनी थोड़ी आएगी जितनी कि आयरन की है। इट मीन्स स्पेसिफिक हीट किस पर डिपेंड कर रही है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो आप अलग अलग तरह के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन से अगर बढ़ा रहे हैं और सबका मास अगर 1 kg है, तो उनके लिए हीट की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। अब आपके पास स्पेसिफिक हीट जो है 2 टाइप की हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। अगर आपने हीट दी 1 kg सब्सटेंस को, लेकिन सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ने नहीं दिया,
तो आप उस स्पेसिफिक हीट को कह देंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कौन सी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगी? व्हेन द वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको CV से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो दिस इज़ योर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम प्रेशर को ना बढ़ने दें। 1 kg आपने आयरन या 1 kg आपने कॉपर का पीस लिया था और 1 केल्विन से आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवा दिया, लेकिन आपने प्रेशर नहीं बढ़ने दिया। तो अगर आप प्रेशर नहीं बढ़ने देंगे तो वैसे यहाँ पर हम देखिए गैसेस की बात कर रहे हैं। तो गैसेस में आप क्या कीजिए, कोई भी गैस ले लीजिए, O2 लीजिए, H2 लीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा कि प्रेशर मत बढ़ने दीजिए गैस का, और आप बाहर से हीट देते जाइए। तो अब सोचिएगा प्रेशर बढ़ने नहीं देना और बाहर से हीट भी देनी है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे बाहर से एनर्जी देंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो कॉलिजन्स वॉल्स के ऊपर बढ़ जाएंगे कंटेनर के। अगर वॉल के ऊपर कॉलिजन बढ़ गए तो इट मीन्स द पार्टिकल्स आर अप्लाइंग लार्ज फोर्स ऑन द वॉल, फोर्स अपॉन एरिया बढ़ जाएगा, दैट इज़ प्रेशर। तो ये कब हो कि प्रेशर ना बढ़े? आप क्या कीजिए, वॉल्स को दूर दूर ले जाते जाइए। दूर दूर ले जाने का मतलब क्या है? कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो पार्टिकल्स को वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक करने के जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना हो और बाहर से आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो स्पेसिफिक हीट है जब आप गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहने देते हैं और आपकी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन से इंक्रीज़ कर जाए और गैस का मास कितना हो गैस पार्टिकल का आपके पास 1 kg हो। तो देखिए CP और CV दो स्पेसिफिक हीट हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आप ये देखिए, जब आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर स्टडी कर रहे हैं तो आपने कंटेनर के अंदर गैस ली, आप गैस को क्या किए जा रहे हैं, आप उसको हीट दिए जा रहे हैं। कब तक? जब तक उसका टेम्परेचर ना बढ़ जाए। तो आप हीट दिए जा रहे हैं, तो गैसेस का काम सिर्फ यही थोड़ी है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। गैस क्या करेंगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेंगी, पार्टिकल दूर दूर जाना स्टार्ट करेंगे, तो गैस का वॉल्यूम भी तो इंक्रीज़ होगा। तो सॉलिड को गर्म कीजिए, लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को गर्म कीजिए, गैस बन जाएगा, गैस को गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। आपके जो हैं वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जब आप प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं, जो अमाउंट आप बाहर से एनर्जी का दे रहे हैं, हीट का दे रहे हैं, वो दो काम कर रहा है। पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, और दूसरा आपने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना भी था। तो दोनों काम हो रहे हैं, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इट मीन्स द हीट गिवन बाय यू और हीट प्रोवाइडेड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स और एजेंसी इज़ यूज्ड इन 2 ways. One is to increase the volume and another is to increase the temperature. Second, जब हम सिर्फ बात कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ पर आप जो बाहर से हीट देंगे वो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ होगी, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम को तो हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट। अब ये पैरामीटर तो आपके पास है नहीं, ये फैक्टर तो है नहीं। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ provided by any external source or agency to the gas is totally used to increase the temperature. तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में हीट जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ाने दोनों में यूज़ होती है, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में सिर्फ आपकी जो हीट बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से आप देंगे वो सिर्फ क्या करेगी? टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगी। सो 1 केल्विन टेम्परेचर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। लेकिन 1 केल्विन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर देरी से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी किस में यूज़ हो गई है? वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवाने में यूज़ हो गई है। इसीलिए स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर दैन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कितना ज़्यादा होगा? क्या डिफरेंस है इसमें? अगर CV जो आपके पास CP है वो CV से बड़ा है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और R आपके पास क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी आप पीछे देख चुके हैं, 8.314 जूल पर केल्विन और पर kg। अब थोड़ा सा इसको हम ओवरऑल अगर देखें कि स्पेसिफिक हीट की यूनिट कहाँ से आ गई,
और कैसे निकालेंगे हम स्पेसिफिक हीट की यूनिट। तो अब देखिए क्या किया हमने कोई भी सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस का, और यहाँ पर गैस ही कंसीडर करेंगे तो आपके थोड़ा माइंड में ये रहेगा कि हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ही पढ़ रहे हैं। तो हमने कोई गैस कंसीडर कर ली जिसका मास m है, बाहर से आप ये एनर्जी दे रहे हैं। तो इनिशियल टेम्परेचर जो था गैस का वो T था, और जब आपने बाहर से एनर्जी दी तो थोड़ी देर के बाद आप जानते हैं कि गैस का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T + dt हो जाएगा। अब ये देखिए कितनी एनर्जी दें, किस बात पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा ना। अगर आप थोड़ा मास लेंगे तो 1 केल्विन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, अगर आप ज़्यादा मास लेंगे तो 1 केल्विन बढ़ाने के लिए हीट भी ज़्यादा चाहिएगी। हीट मीन्स फर्स्ट जो आपका फैक्टर है कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ मास। सेकेंड, हीट कितनी दें, जितना टेम्परेचर बढ़ाना है। आपने 1 केल्विन बढ़ाना है 1 kg का, आपने 1 kg का 2 केल्विन बढ़ाना है, आपने 1 kg का 10 केल्विन बढ़ाना है। तो इसका मतलब आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर का, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का जितना ज़्यादा वेरिएशन रखना चाहते हैं, उतनी ही बाहर से आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स 2 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड कि जब आपको हीट देनी पड़ रही है। तो ये हीट आपकी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। 1, कितना मास है सब्सटेंस का, दूसरा कितना चेंज आप टेम्परेचर का करवाना चाह रहे हैं। तो दोनों को कंबाइन कीजिए तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट। तो अब देखिएगा C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू निकालनी है तो m को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, dt को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। व्हाट विल बी C? C इज़ इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय m इंटू में dt। Q एनर्जी है, जूल से रिप्रेजेंट हो जाएगी इसकी यूनिट, m मास है, किलोग्राम हो जाएगा, dt क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का चेंज अगर आप केल्विन में दे रहे हैं तो इसकी यूनिट केल्विन हो जाएगी। तो अब ये देखिए Q की जगह जूल हो गया, ये देखिएगा Q की जगह जूल हो गया, मास की जगह किलोग्राम हो गया, टेम्परेचर की जगह क्या हो गया, केल्विन। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या हो गई, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये आपके पास हो गई। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन में कहा था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग मास 1 kg बाय 1 केल्विन। तो अब देखिए यहाँ कर दीजिए इसको डिफाइन। C इज़ इक्वल टू Q कब होगा, जब m इज़ इक्वल टू 1 और dt भी क्या हो जाएगा 1। तो मास ऑफ सब्सटेंस 1 kg, चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इज़ 1 केल्विन। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, C इज़ इक्वल टू Q। तो C इज़ इक्वल टू Q, इट मीन्स Q इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, उसी को आप स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं। तो C इज़ इक्वल टू Q, इट मीन्स स्पेसिफिक हीट इज़ इक्वल टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट विच changes the temperature by 1 Kelvin or raises the temperature by 1 Kelvin of a substance of mass 1 kg। तो ये रूल जो है आपका सॉलिड्स पे भी अप्लाई करेंगे और यही रूल आप लिक्विड पे भी अप्लाई करेंगे। और अब हमारे सिलेबस में क्या है कि हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस स्टडी करनी है। तो आज 2 चीज़ें आपने कवर अप कर ली हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो कल जो है नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैसे निकाली जा सकती है इफ़ यू नो द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पेसिफिक हीट।